नमस्कार, मैं सुनीता प्रवक्ता भूगोल विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आप सभी का एजुसेट प्रसारण सेवा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसका नाम है विकेंद्रीकरण के माप, भाग 1। ये क्लास 12th का टॉपिक है और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपको याद भी होगा, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रही। क्या प्रॉब्लम रही तो वो हम जानते हैं। हमने अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम कह रही थी बहुत अच्छे हैं। यस, बहुत अच्छे माप है प्यारे बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें मीन, मीडियन और मोड, जो एक केंद्रीय मूल्य पूरी समंग सारणी के बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, विवरण देता है, और अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर चीज एक ही, कई बार क्या मोस्टली यही होता है कि हर एक चीज हर पर्पस के लिए यूज में नहीं होती, तो वो हमें श्रेणी के केवल केंद्रीय माप के बारे में बताते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी, आप नोट डाउन करना और ध्यान से सुनना। अरबा जू का त्यों, अरबा जू का त्यों, कुनबा डूबा क्यों। मतलब अरबा मतलब गणित, अरबा का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या आता है, अरबा मतलब गणित, कि गणित तो ज्यों का त्यों है लेकिन पूरा परिवार डूब जाता है। एक छोटा सा पॉइंट हम लेकर चलेंगे। पूरे परिवार की कहानी है। एक परिवार में 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, और वो एक नदी पार करते हैं। जैसे ये नदी है तो इस नदी को वो पार करते हैं, तो परिवार का जो मुखिया होता है वो उसकी गहराई की एवरेज ले लेता है, ठीक है। जैसे जो परिवार में मेंबर्स हैं वो है, एक 2 इंच का है, दूसरा 6 का है, फिट का 6 फीट का, तीसरा आपका 5 का है, 4 का और 2 का। अगर आप इसको देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स हैं परिवार में, इनका अगर हम एवरेज टोटल करते हैं तो 9 आता है, और इसको हम 5 से कर दे तो कितना आ गया, 5 3 15 और 5 8 40, ये इसकी एवरेज आ जाती है। वैसे ही फिर वो नदी की भी, जो ये नदी है इसकी भी एवरेज निकाल लेते हैं गहराई की कि कितनी है, और वो ये सोचते हैं कि हम इसको पार कर सकते हैं आसानी से। तो कॉर्नर में 2 फीट है, फिर आगे की ओर 4 हो जाती है, बीच में गहराई यहाँ पर आके यहाँ 2 है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं 4 हो जाती है, यहाँ आकर नदी की गहराई 8 हो जाती है, फिर वही 4 और ये 2। और अगर हम देखते हैं तो ये भी 19 ही बनता है, और वो इस प्रकार देख के इनकी एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और एवरेज निकाल लेते हैं तो दोनों की एवरेज बराबर है। लेकिन जब वो नदी पार करने लगते हैं, बच्चों को तो गोद में उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जाके जब परिवार के मुखिया की हाइट कितनी है, 6 फीट, वो भी नदी में डूब जाता है और दूसरे कोने पे कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए कहा गया है कि अरबा ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों। तो इसकी ये दोष है जिसको हम दूर करने के लिए अपकिरण के माप का प्रयोग करते हैं। ये दोष क्या है कि वो हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय मूल्यों के बारे में तो बताते हैं, लेकिन वो हमें पूरी श्रेणी का विस्तार कैसा है उसके बारे में नहीं बताते। तो कई बार हमें विस्तार की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, अपकिरण के माप प्रयोग में लाते हैं। इज इट क्लियर? और ये चैप्टर करने का भी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य है कि अपकिरण के माप क्या होते हैं, ये हमने देखा, क्यों जरूरी है, और किस प्रकार ये प्रयोग में लाने के लिए हम कैसे इनकी कैलकुलेशंस करते हैं, गणनाएं करते हैं। क्लियर? तो आज की हमारी परिचर्चा के बिंदु रहेंगे अपकिरण के या विकेंद्रीकरण के माप तो है ही, मुख्य बिंदु है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंज कर्व। तो आज के जो पार्ट 1 में है ये सारे आपके विकेंद्रीकरण के माप हैं। जो हम करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, वो है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इज इट क्लियर टू यू? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं।
हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेंज को बच्चों विस्तार कहते हैं, मतलब पूरी श्रेणी का कितना विस्तार है। जो लोएस्ट जैसे 0 है या 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 90 है, 100 है, तो इनका विस्तार कितना है। तो सबसे लोएस्ट बिंदु को हम लेते हैं 10 और हाईएस्ट कितना है हमारा 100। तो इसका हम अंतर निकाल लेते हैं, वो कितना आ गया 90। लेकिन हमें केवल अंतर के विस्तार के बारे में पता चला, हमें पूरी श्रेणी का कैसे फैलाव है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। तो विस्तार यानी रेंज का प्रयोग सिंपल होने के बावजूद भी व्यवहारिक रूप में कम किया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम चतुर्थांश विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश विचलन। अब वो क्या होता है, जैसे पूरी श्रेणी है, इसने रेंज के बारे में बताया कि कितना अंतर है। जो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं वो हमें सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताते हैं, लेकिन पूरा भी तो विस्तार रह जाता है ना। तो जो सीमांत मूल्य होते हैं, मार्जिनल वैल्यूज होती हैं, उनका प्रभाव कम पड़े, इसलिए हम क्वार्टाइल डेविएशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें पूरी श्रेणी को हम 4 पार्ट में बांट लेते हैं। तो अगर ये है 1 2 3, तो 4 पार्ट हो गए। तो क्वार्टाइल कितने हुए? 1 2 3, इसलिए ये 4 भागों में बट गई। तो हम इस पहले पार्ट का और इसका जब हम ज्ञात करते हैं तो वो क्वार्टाइल डेविएशन होता है। वो कैसे निकालते हैं जस्ट आपको मैं बता दूं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पर आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसका प्रयोग हम क्यों नहीं करते और क्यों मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ही प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q3 अपॉन N, ये निकाला जाता है। तो Q1 इसमें आ गया, Q3 इसमें आ गया, तो इनका हम जो निकालेंगे वो डेविएशन आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें भी केवल प्रारंभिक और अंतिम का ही निकाला जाता है, बीच वाले मूल्य रह गए। तो पूरी श्रेणी का जो कंप्लीट फैलाव है, विस्तार है, कितनी वो फैली हुई है, कितना विचलन है, उसके बारे में हमें ये दोनों माप जानकारी नहीं देते। तो इसलिए हम इनका प्रयोग कम करते हैं, जहां इनकी आवश्यकता होती है हम वहीं इनका प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब हम मेन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वो हमारा अगला पार्ट कौन सा बेटा? मीन डेविएशन। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा और आप इसे साथ साथ करते भी जाएंगे। As you know that we are doing practical में जैसे हम साथ साथ बढ़ते हैं तो हमें साथ साथ खुद करना होता है। Only then we can understand, otherwise it's not you can get anything. Okay, तो start doing, take your pen and notebook and start doing along with me, right? मेरे साथ करना शुरू करेंगे। तो अब हम जो आगे कर रहे हैं बेटा वो है हमारा मीन डेविएशन। मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से रब करती हूँ और आप अपनी कॉपी पेन निकाल के बिल्कुल रेडी हो जाइएगा, ठीक है? अब हम करते हैं मीन डेविएशन। नोट कर लेना, मीन डेविएशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं माध्य विचलन, यानी नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विचलन माध्य से निकाला जाता है उसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। कैसे निकाला जाता है, इसके लिए पहले हम कुछ डाटाज ले लेते हैं, राइट? आप नोट डाउन करिएगा। किसी बस्ती में 10 व्यक्तियों की आय दी हुई है, उसकी सहायता से हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हम नोट करते हैं। अब ये आपकी समझ सारणी है। व्यक्ति कितने हैं नोट करो, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है? इसमें हमने बोला है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अब इनकी क्या ज्ञात करनी है हमने? इनकम का विचलन, आय किसमें? रुपयों में। तो हम नोट करते हैं
पहले व्यक्ति की आय कितनी है 1250 रुपए, दूसरे की है 1350, चौथे की है, तीसरे की है 1600, देन 1450। नोट डाउन करिएगा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 1550, देन आपका 1700, फिर है 1750, उसके बाद 1800, देन आपका 1400 और फिर है आपका 1650। ठीक है, मींस ये क्या है हमारा x है, x, और ये हमारा क्या है n इज इक्वल टू कितना हो गया 10, और ये क्या है x। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर होगा। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, x माइनस सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n, और ये साइन लगाएगा, ये होते हैं मोडलेस। क्लियर? तो देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मीन डेविएशन क्या होता है, इसी फॉर्मूले में ही सब कुछ दे रखा है। देखिए x क्या है हमारा समंक सारणी, वेयर x इज डाटाबेस समंक सारणी, x हमारी समंक सारणी है, x में से हम क्या घटा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन, माध्य। तो ऐसा मूल्य जो किसी समंक सारणी के माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है, ऐसा मूल्य जो किसी समंक सारणी के माध्य से लिए गए विचलन, अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें बच्चों, तो ये क्या आ गया, ये आ गया d से क्या हो गया डेविएशन, x माइनस एक्स बार डेविएशन, समंक सारणी के माध्य से लिए गए क्या गए विचलन, उनके वर्ग होते हैं, उसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये जो आपने लगा दिया ये मोडलेस है, ये क्या है और क्यों लगाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि हम बीजगणितीय चिन्ह जैसे माइनस और प्लस की उपेक्षा कर देते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य परिमाण देखना है, उसका विचरण देखना है, इसलिए हम सभी चिन्हों को, चाहे वो कोई मूल्य प्लस में है या माइनस में, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हम मॉडलेस का प्रयोग करते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलेस? यस, वो चिन्ह जिनके द्वारा हम बीजगणितीय चिन्हों जैसे माइनस और प्लस की उपेक्षा कर देते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते। क्लियर? तो अब आपको समझ आया होगा। तो इसका प्रयोग हम करते हैं, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इस रूप में भी लिखा जा सकता है, आप जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। राइट, अब देखिए समंक सारणी x है हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा x। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा x, अगर हम इसको जोड़ते हैं, हम समय बचाएंगे थोड़ा सा, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ कितना आ गया 0, और मतलब टोटल हमारा आ गया 15,500। राइट, ये हमारा जोड़ आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करें, हमें क्या चाहिए x बार। तो x बार के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x हमारा कितना आ गया 15,500, और n कितना है, नंबर ऑफ मेंबर्स, पर्सन्स कितने हैं 10। तो इसको हमने इससे कट कर दिया, तो ये हमारा x बार कितना आ गया 1550। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार और सिग्मा d स्क्वायर। तो अब हमें आगे d चाहिए, मॉडलेस x माइनस एक्स बार। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, x कितना है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल 1250 है, x बार हमारा कितना आया 1550। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं बच्चों इसको, तो ये कितना आ गया बच्चों बताइएगा, 300, है ना। अब हमने ये देखो, कम में से ज्यादा है तो माइनस में आना चाहिए, लेकिन मॉडलेस है क्योंकि हमने केवल परिमाण को ज्ञात करना है, फैलाव को देखना है, सभी मूल्यों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम सारों को निकालते हैं
तो हम समय बचाते हुए थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। मैं लिख देती हूँ, आप माइनस करते रहें। तो ये हमारा अगला आ गया 200। 1350 में से 1550 माइनस करेंगे तो 200 आ गया। देन आपका 50 आ गया। देन फिर 100। उसके बाद आपका 1550 से 1550 जीरो आ गया। देन 150, 200। उसके बाद हमारा 250 आता है। फिर 1400, 1650 से 50 गया आपका पहले 1400 बेटा 150 और देन 100। क्लियर? ये हमारे आ जाते हैं। तो हम क्या करें अब? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मोडलेस समेशन निकालना है, सिग्मा करना है, तो इनको हम जोड़ देंगे। 0, 5, 5 10 और 5 15 और 20, 2 2 2 4, 4 5 6 8 10 और 2 12। कितना आ गया? यस, ये हमारा 10 2 12 और 2 14, यस 1500 आ गया बेटा। ये हमारा आ गया 1500। अब हम इससे क्या करेंगे? अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। किसमें? मीन डेविएशन वाले में। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमारा कितना आया? 1500, राइट। एन हमारा कितना है? 10। तो हमारा मीन डेविएशन कितना आ गया? 150। यानी लगभग पूरी श्रेणी में जो आंकड़ों का विस्तार है, जो आय में वितरण है, भिन्नता है, वो लगभग 150 रुपए है, एवरेज जो आ गई। क्लियर? तो ये था हमारा मीन डेविएशन। समझ आया होगा? आपने ये क्लियर करना है और प्रैक्टिकल कॉपी में भी बनाना है। एक साइड ये बनाएंगे, दूसरी साइड आप लिखेंगे कि ये क्या है, माध्य विचलन क्या होता है, फॉर्मूला, ये चीजें क्या है, समेशन एक्स बार, ये आइटम्स हो गया, ये माध्य हो गया, ये नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये आपका मॉडलेस क्या है, इसको डिस्क्राइब करेंगे और सामने हम प्रैक्टिकल शीट पर ये बनाएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जब हमारा वाइवा होता है तो हमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बहुत डर जाते हैं वाइवा से, तो वो नहीं डरना है। जो हम कर रहे हैं सिर्फ उसी का वाइवा होता है, कुछ होता ही नहीं है। जो हमने किया, जो हम निकाल रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे निकाला और कैसे हम काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाप विचलन। क्लियर? परमाप विचलन। तो परमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, पहले हम और क्यों आवश्यकता पड़ी, एक बार हम डाटाज लिखते हैं, आप भी लिखिएगा। एक तालिका में 10 वर्षों की वर्षा के आंकड़े दिए हुए हैं, मानक विचलन ज्ञात करना। ठीक है, क्या है, क्यों निकालते हैं, अभी हम करते हैं, राइट। पहले हम डाटाज नोट करते हैं, राइट। नोट करिएगा। इधर आपका फर्स्ट आता है वर्ष। वर्ष कितने हैं बेटे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे हमने क्या लेना है? रेनफॉल, वर्षा कितने, किसमें है? इंचेस में है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं है। तो वो कितनी है? 100। फिर आपका आता है 90। नोट करिएगा साथ साथ, अभी हमने निकालना है ये, तभी हम समझ पाएंगे। 120, 110, 80, उसके बाद हमारा है 70, देन 150, 130, देन 50 और उसके बाद है बेटे 100। ठीक है, अब हम ये सब करने से पहले जानते हैं कि ये क्या है। पहली बात तो बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है, दिस इज नोन एज छोटा सिग्मा। ठीक है, और ये परमाप विचलन होता है। परमाप विचलन को दिखाने के लिए एसडी को हम लिख के ना बताए तो छोटा सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन और इस पूरे का अंडर रूट। और हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार से क्या निकला बच्चों? d, डेविएशन। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया? इसका स्क्वायर कर दिया और देन हमने क्या लिया? फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n करके अंडर रूट उसका होल स्क्वायर भी निकाल लेंगे। क्लियर? तो अब जानते हैं ये क्या है और हम क्यों इसका प्रयोग करें।
ठीक है। अभी हमने मीन डेविएशन किया, दोनों डेविएशन को बारे में बताते हैं, लेकिन हमने उसमें मॉडुलस का प्रयोग किया, केवल परिमाण तक सीमित था। यहां हम एक्चुअल में कि कितना है, विशेषकर जो हाई साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं और परिशुद्धता को ध्यान में रखने के लिए हम बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा नहीं करते। लेकिन वो कैसे कवर अप हो जाते हैं, जब हम x माइनस एक्स बार निकालने के बाद स्क्वायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं। क्लियर, समझ आ गया? अब है क्या, देखिए फॉर्मूले में ही डेफिनेशन दी हुई है। परिमाप विचलन, एसडी क्या है, परिमाप विचलन। परिमाप विचलन किसी समंक सारणी के, x क्या है, समंक सारणी के समानांतर माध्य से, ये x क्या होगी, समंक सारणी, तो परिमाप विचलन किसी समंक सारणी के समानांतर माध्य से क्या आ गया, लिए गए विचलनों के वर्गों का, लिए गए विचलनों के वर्गों का वर्गमूल होता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप इसको समझेंगे ये क्या है, क्यों आया और कहां से आया, अदरवाइज आपको किताबों में सब कुछ मिल जाएगा। मोस्टली बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, मीन डेविएशन, और इसमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट? ओके, देन हम फॉरवर्ड करते हैं। तो अब हमें कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, एक्स बार, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे। एन हमें पता है कितने हैं, यस, वेरी नाइस, 10, और सिग्मा एक्स निकालेंगे। तो ये हमारा टोटल बनता है, एक बार देख लेते हैं, 9 2 11 12 20 27 5 23 26 और 5 21। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 21 20, ये 2, और टोटल आता है हमारा बच्चों 1000। हम थोड़ा सा समय बचाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1000 आ गया सिग्मा एक्स, और एन कितना है, 10। तो सीधा सा आंसर आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 इंच रेनफॉल, ठीक है। अब आगे हमने क्या लेना है, x माइनस एक्स बार लेना है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा बच्चों x माइनस एक्स बार स्क्वेयर। ओके, इसको आप d स्क्वेयर भी लिख सकते हो बेटा, इसको भी d लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमें पहले ये निकालना है, जैसे 100 आउट ऑफ 100 कितना आ गया, 0। 90 से 100 गया तो हमारा आ गया -10। इस टाइप से हम निकालेंगे। अब हम समय बचाते हुए इसको थोड़ा सा, ये 100 से 120 गया तो कितना आएगा, +20 आ गया। उसके बाद आपका आ गया +10, ये आपका -20 हो गया। 70 और 100 में से -30 हो गया, ये आपका +50 हो गया, ये +30, ये आपका -50, और ये कितना हो गया, 0। अब हम इसको स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0, 10 का 100 हो गया। तो ये प्लस माइनस ऑटोमेटिक जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। और ये कितना आ गया, 400, ये हमारा हो गया 100, 400, ये 900, और ये कितना हो गया 250, और आगे हमारा कितना आ गया 550। ओके, 5 5 25, तो ये हमारा हो गया बेटा, यस 2500, यस 2500। देन हमारा कितना आ गया 900, देन हमारा हो गया 2500, 5 25 25 हो गया ना, और 0 से 0। तो अब हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर। सिग्मा मतलब उसको हमने टोटल करना है क्योंकि उसी की हमें जरूरत है। तो इसको हम टोटल करेंगे। अब ये आपका 0 आ गया, टोटल हमारा कितना आता है आप नोट करिएगा, ये हमारा आ गया 7800। तो अब हम क्या करें, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया हमारा, ये पहले एक्स माइनस एक्स बार 7800। एंड कितना है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 10, तो ये 10 आ गया। और हमने क्या करना है, अंडर रूट, ये इससे चला गया। जब हम इसका अंडर रूट निकालते हैं
तो हमारा अंडर रूट कितना बनेगा, निकालिएगा, शुरू हो जाइए। यस, अंडर रूट हमारा आएगा 27.93, क्या आ गया, इंचेस रेनफॉल। यानी ये हमारा क्या बता रहा है कि श्रेणी के आंकड़ों में लगभग 27.93 इंचेस रेनफॉल का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर? ये था हमारा परमाप विचलन। वैज्ञानिक परिशुद्धता के लिए, इन सभी कार्यों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो आज का हमारा जो टॉपिक थे बेटे, वो हमने पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया कि आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हमने ये 2 पार्ट करने थे। अगला जो पार्ट हम लेकर आएंगे, जो रिमेनिंग अपकिरण के माप है, वो हम उस पार्ट में करेंगे। ठीक है, शायद आपको समझ आया होगा। तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा, हाँ क्वेश्चन नोट करिएगा जो हमने निकालने हैं। यस, एक तो आप इसी को निकालिएगा, ये सम आपने प्रैक्टिकल कॉपी पर करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपका प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर जो होता है, जैसे ये प्रैक्टिकल नोटबुक है, आपकी बुक है ये, ऐसे ही प्लेन पेपर पे आपने ये बनाना है बेटा। और जो सामने रिटर्न शीट है, उस रिटर्न शीट पे आपको ये प्रूव करना है क्या है। ऊपर आप लिखेंगे विकेंद्रीकरण के माप। राइट डाउन व्हाट इज विकेंद्रीकरण के माप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। फिर आप लिखेंगे कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे परमाप विचलन, कि परमाप विचलन क्या होता है, और फिर फॉर्मूला डाटास को लिखेंगे। और आपने फिर उसके गुण और दोष, कि इसमें हम परिशुद्धता का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल कंप्लीटली ये हमें श्रेणी के विस्तार के बारे में, हर चीज के बारे में जानकारी देता है। बीजगणितीय चिन्हों को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो आज हमने 2 टॉपिक विशेष किए जो हमारे सिलेबस में थे, एक मीन डेविएशन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये दोनों आप अपनी प्रैक्टिकल शीट पे करिएगा और इसे कंप्लीट करना है। नहीं कुछ समझ आए, देन यू नोट डाउन इन योर नोटबुक, एंड व्हेन वी स्टार्ट दिस, देन अगेन द नेक्स्ट टॉपिक वी कैन कंसिडर इट। जब हम अगला टॉपिक लेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम्स को इसमें लेकर चलेंगे। क्लियर? तो आप नोट डाउन करिएगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हम इसको यही खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो रिकैप हम कर चुके हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस भी साथ दे दिए हैं। और जब हम थ्योरी का पार्ट करेंगे, तब हम एक बार प्रैक्टिकल से हटने के बाद अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे प्रैक्टिकल पे करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।